is what, why fundamental duties, हम क्यों fundamental duties की बात कर रहे हैं. So we see that in order to appreciate the concept and practical fundamental duties, it is essential to create the public awareness of the fundamental duties. क्यों हमें चाहिए fundamental duties? हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं, जो मूल कर्तव्य हैं, जो संविधान का हिस्सा हैं, हमें क्यों चाहिए? तो बेसिक रीजन उसका जो है, बेसिक पर्पस है, वो सिर्फ इतना ही है कि हम ये चाहते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, यूजीसी ये चाहती है इस प्रोग्राम के द्वारा कि एवरीबॉडी, एवरी पर्सन इन द पब्लिक, ही और शी मस्ट बी अवेयर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, कि वो किस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करे, इसके कॉन्सेप्ट को, इसके प्रैक्टिस को फॉलो करे, और जो भी एसेंशियल चीजें हैं इसको पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए दैट शुड बी डन. So this is the fora, this is the forum of the faculty induction program, where UGC found that the maximum teachers who are joining the higher education in their induction program, they must be taught, they must be informed, they must be made aware. उन सबको बताना है, उन सबको पढ़ाना है, उन सबकी जानकारी में लाना है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं. क्योंकि अगर कोई लॉ का स्टूडेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है, उसने पढ़ा होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, जैसा मैंने कहा, केवल लॉ के साथ कन्फाइंड नहीं है. सोशल साइंसेज में, ईवीएस के पेपर में, बच्चों में आजकल आप देखिए एनसीईआरटी की बुक्स में, हर किसी में फंडामेंटल ड्यूटीज का भी उल्लेख रहता है, बिकॉज दीज आर द ड्यूटीज विच आर मेंट फॉर द सिटीजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what we mean by the duty, हम ड्यूटी से समझते क्या है? एक फंडामेंटल ड्यूटी है, एक ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी क्या है, हम उस ड्यूटी से क्या समझते हैं? So you know that there are various philosophers, there are various jurists जिन्होंने ड्यूटी को डिफाइन किया, अपनी अपनी तरीके से बात करी कि ड्यूटी क्या हो सकती है. Keaton, he was one of the jurists and he follows the positivist school of law, जो एक positivistic approach रखते थे. In his words, you see that he was of the opinion that duty is an act of what? Act of forbearance. किस चीज से हमें बचना है, किस तरीके का एक्ट हमें करना है, that which is enforced by the state, जो कि स्टेट के द्वारा एनफोर्स की जा रही है. फॉर व्हाट? इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन वेस्टेड राइट्स. जो लोगों में जो उनके अधिकार हैं, जो उनमें निहित अधिकार हैं, उन अधिकारों को वो ठीक तरीके से एंजॉय कर पाए, इसके लिए कुछ दूसरे लोग जो हैं उन पे ड्यूटीज कास्ट की गई हैं, उन पे ड्यूटीज लगाई गई हैं कि वो ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि मेरे अधिकार में कहीं कोई नुकसान पहुंचे. सो we see that according to Keaton, every right implies a correlative duty and vice versa. अगर मेरा अधिकार है तो आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है तो मेरा कर्तव्य है. अगर मेरा अधिकार है कि मैं छाता लेके बाजार में चलूं, तो मेरा साथ ही साथ ये कर्तव्य भी बन जाता है कि जो दूसरे लोग सड़क पे जा रहे हैं, मेरा छाता उनको चोट ना पहुंचाए. So simply, whatever are my duties, the others have the right, and others have the right to enjoy their rights, and for that I have to follow my duty. Similarly, if I have the right, then other has to follow the duty. So every right implies a correlative duty. Rights और duty जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Right के बिना duty नहीं, duty के बिना right नहीं. This was the view of Keaton. Then there was another jurist, Professor Dicey, A.V. Dicey. He was of the opinion that a duty is the species of the obligation, कि हमारा जो obligation है उसी से related होती है duty, उसी का एक part है, उसी का एक भाग है. Because people obey this due to sympathy, due to fear, or other reasons like psychological reasons, social reasons, moral reasons. There are certain pressures also for which they follow these duties as a part of the obligation. कि अगर किसी जो बेटा है वो अपने माता पिता का भरण पोषण कर रहा है, अभी तो ये कानून हो गया, लेकिन जब तक कानून नहीं था तब तक भी वो बच्चे जो हैं अपने माता पिता का भरण पोषण करते थे. तो क्या था? एक मॉरल ड्यूटी थी, या मॉरल प्रेशर कह लीजिए, या एक सोशल प्रेशर कह लीजिए. So this was the obligation, and by virtue of that obligation, the persons, they used to perform their duties, and these duties were supported by the state. So the breach of the duty is imprisonment and fine also. As I told you that initially maintenance of the parents, maintenance of the wife, maintenance of the children, that was not there.
that was only considered to be one of the obligation, either on the father, the children, or on the father, or on the husband, that they will give the maintenance, or they will provide the maintenance of their wards, of their guardians, of their parents, of their children, whatever the case में भी, जिस तरीके का भी केस है वो उस तरीके से उनको मेंटेन करेंगे. लेकिन जब सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ गया, उसके बाद से एक प्रोविजन हो गया, अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए फाइन है, इम्प्रिजनमेंट है, पेनाल्टी है. सो now this duty has become or supported by the state act. But there are certain other obligations also which we do under the social pressure, social recognition और psychological pressure, जो कि हम इन चीजों को करते हैं. कुछ चीजें हैं, फूल तोड़ना मना है, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है. अगर कहीं जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज हो गई. अगर हम तोड़ लेते हैं, इसका मतलब कि हम अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. बट वेदर दिस इज अ लीगल ड्यूटी, दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, और दिस इज समथिंग एल्स. तो यहाँ पर जो ड्यूटी की बात कही गई है, तो ड्यूटी एज पर प्रोफेसर डाइस, ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट this duty is the species of the obligation, and the people, they perform their duties out of lethargy, out of inactivity, out of sympathy, out of fear, out of any reason which are due to these psychological, moral and social pressure. And according to Samand भी एक jurist थे, उन्होंने काफी कुछ लिखा. And for him, that duty is a correlative of the rights. Similarly, as what Keaton said, Samand has also a similar viewpoint. तो उनका भी यही कहना था कि जो ड्यूटी है वो राइट का ही एक कोरिलेटिव है, उसी का एक पार्ट है. एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक राइट है तो दूसरे की ड्यूटी है, पहले का ड्यूटी है तो दूसरे का राइट है. And that can be easily understood as an obligation to do something. So if we say that if it is an act whose opposite would be wrong, अगर हम कोई काम करते हैं और अगर हम वो काम ना करें तो वो गलत हो जाएगा, तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए. So whenever law prescribes the duty of a person, then a corresponding right also exists with that person to whom the duty is imposed. जिसके ऊपर ड्यूटी इम्पोज की गई है उसके अगेंस्ट में एक राइट भी कहीं ना कहीं होता है. Then finally you see that as I'm talking, there are rights and duties, these are correlative or these are the part of the obligation. One of the jurists was of the opinion that the duties are of different types. अलग अलग तरीके की duties हो सकती हैं. For example, Austin, जो एक jurist है, उन्होंने कहा कि there are relative duties and there are absolute duties. कि दो तरीके की ड्यूटीज है. रिलेटिव ड्यूटी जहाँ पे करस्पॉन्डिंग राइट भी होगा, लेकिन जहाँ एब्सोल्यूट ड्यूटी है देन देयर वुड बी नो करस्पॉन्डिंग राइट्स एज सच. कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जिसके फेवर में आपको कोई राइट नहीं मिलेगा, केवल आपको अपनी ड्यूटीज ही परफॉर्म करनी है. फॉर एग्जाम्पल, ही गिव्स द एग्जाम्पल दैट ड्यूटी टुवर्ड्स द गॉड, that is not towards the human beings. भगवान के प्रति, क्योंकि we are religious, we are in a secular country, still we know that something supernatural is there, so we perform certain duties. So duties towards God, there is no right, we cannot claim anything, though we are asking, we are praying everything, हम मांग रहे हैं, हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हम जो ड्यूटी हम जो है अपना कर्तव्य को निभा रहे हैं. So duties towards God, that is an absolute duty. Similarly, duties toward indeterminate persons or the public at large, कि जहाँ पर हमें संख्या नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम है कि अगर हम ये काम करेंगे तो वो गलत होगा, इसलिए हमें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है. फॉर एग्जाम्पल, नॉट टू कमिट नॉइसेंस, नॉट टू कमिट नॉइज. हमें कुछ इस तरीके की चीजें नहीं करनी है जिससे कि दूसरों को नुकसान. हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम अपनी सोसाइटी के आसपास और भी लोग रहते हैं, हमें मालूम है कि कोई बीमार हो सकता है, कोई पढ़ने वाला बच्चा हो सकता है, कोई और तरीके की चीजें हो सकती हैं जहां पर अगर हम शोर मचाएंगे तो वो गलत होगा, अगर हम कोई न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो वो गलत होगा. मेरे घर में एक पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ की जो शाखाएं हैं वो दूसरे के घरों में जा रही हैं. मेरे घर के पेड़ की शाखाएं दूसरों के घरों में जा रही हैं जिससे कि उनको तकलीफ हो रही है, तो ये क्या है, अपने आप में एक नुइसेंस है.
तो this is the duty which is having no right of the other, कि दूसरों का जो right है वो इसमें बीच में नहीं आता है, मगर मेरी ड्यूटी आती है जो कि पब्लिक एट लार्ज है, जिसमें स्पेसिफाई नहीं है कि ए की ड्यूटी बी के लिए है, बी की ड्यूटी सी के लिए है, बट ए की ड्यूटी बी सी डी ई जितने भी हो सकते हैं उनके लिए है, एट एन नंबर ऑफ पर्संस they are involved in that. So this is another example of the absolute duty, that not to commit a nuisance, not to commit noise, not to do things which are not taken in a good sense by the others. Then there are certain self-regarding duties also, such as the duty not to commit suicide. अब तो हमारे पास इंडियन पेनल कोड है 1860 के बाद से, उसमें अगर आप कोई व्यक्ति अगर सुसाइड कमिट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर ऐसा कोई है कि जो व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसके लिए अपने लिए ड्यूटी है, सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटी है, दैट ही शुड नॉट डू लाइक दैट. One should have a duty not to become intoxicated. So these are certain duties for which others have no right. अगर कोई सुसाइड कमिट कर रहा है तो दूसरे का उसमें राइट कहाँ है? So simply we can term that as the absolute duty. These are some of the examples which have been given as per the definition of Austin, who says that there are certain absolute duties. Duties towards the state, duties towards the sovereign, to pay the taxes. इनकम टैक्स पे कर रहे हैं हम, सेल टैक्स पे कर रहे हैं हम, जीएसटी दे रहे हैं हम, सारी चीजें दे रहे हैं, क्या है ये हमारा इसमें राइट कहाँ पर है? So we are performing our duties, absolute duty, where we are not getting anything back. Then we can term these duties by different names. As I told you, some of the moral duties, legal duties, fundamental duties. So moral duty is something you see that which is opposed to the moral wrongs. For example, if a child is drowning in a pond, एक बच्चा है जो एक तालाब में डूब रहा है और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ. सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं, जा रहे हैं, बाई स्टैंडर्ड्स जो रोड पे खड़े हैं वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बट nobody is going to save the child. Is there any duty, legal duty, that the person who is not saving, who are standing there, they will be punished? लॉ में तो ऐसी कोई ड्यूटी नहीं दी गई है. अगर कोई बच्चा डूब रहा है या कोई ब्लाइंड व्यक्ति है जो सड़क पार कर रहा है तो ये किसी की ड्यूटी, लीगल ड्यूटी नहीं है कि हाथ पकड़ के उसको सड़क पार कराइए. बट दिस इज द मॉरल ड्यूटी. ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, एथिकल ड्यूटी है, दैट वी शुड सेव, वी शुड डू समथिंग फॉर टू सेव द चाइल्ड. This is the duty, this is the moral duty of every citizen, so that the person who cannot cross the road, then to help that person. So this is the part of the moral duty. But when we say that legal duty, then simply legal duty is a duty for which there is a law, which is defined in some of the statute. किसी एक्ट में डिफाइन की गई है कि ये ड्यूटी है, then that would be a duty. Otherwise उस ड्यूटी के पीछे जहाँ सैंक्शन नहीं है, जहाँ पे कानून नहीं है, लॉ नहीं है, वो लीगल ड्यूटी नहीं हो सकती है. देन ड्यूटीज में भी पॉजिटिव, ड्यूटीज में भी नेगेटिव. जो टर्म्स हैं ड्यूटीज के, पॉजिटिव ड्यूटी इज ड्यूटी टू डू समथिंग फॉर विच द लॉ सेज दैट इट हैज टू बी डन. नेगेटिव ड्यूटी, when the law says that you have not to do this, then it becomes a negative duty. So this is only the terminology of the duty, कि उसमें टर्म, उसमें जो उसकी लैंग्वेज होगी, जो प्रोविजन होगा, वो अकॉर्डिंगली होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. करना है तो पॉजिटिव ड्यूटी, नहीं करना है तो नेगेटिव ड्यूटी. तो देयर इज नथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव. बट मॉरल ड्यूटी एंड लीगल ड्यूटी, सिंपली मॉरल ड्यूटीज आर नॉट, I mean codified duties, legal duties are codified duties. अगर हम ये कहें कि एज ए रिसर्चर, हमारे जो भी आप टीचर्स हैं, कुछ लोगों की रिसर्च कंप्लीट हो गई होगी, कुछ अभी रिसर्च कर रहे होंगे, या कुछ लोग रिसर्च करा भी रहे होंगे, अपने बच्चों को आगे उनका रिसर्च वर्क चल रहा होगा, या आप में से बहुत सारे लोग हैं पेपर पब्लिकेशन के लिए अपना एफर्ट्स कर रहे होंगे, कुछ राइटिंग्स कर रहे होंगे. तो हमारे पास कौन सी ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें? सो द ड्यूटी इज, दैट इज इथिकल ड्यूटी. आपकी इथिकल ड्यूटी है कि व्हेन यू आर टेकिंग द वर्क ऑफ सम अदर ऑथर, यू मस्ट एक्नॉलेज दैट. आपको उसके वर्क को एक्नॉलेज करना है, किसी भी दूसरे के काम को अपना बना के प्रेजेंट नहीं करना है. सो दिस इज अवर ड्यूटी.
एंड यू सी दैट बिफोर 2018 के पहले से इसमें एज सच कॉपीराइट का तो कुछ मामला आता था, लेकिन अदरवाइज ड्यूटी की तरीके से नहीं था। लेकिन 2018 में यूजीसी के रेगुलेशंस आए और अब वो प्लेगरिज्म पे और एथिकल ड्यूटीज पे और रिसर्च किस तरीके से होगा, नाउ इट इज एब्सोल्युटली कोडिफाइड। तो एथिकल के साथ साथ रिसर्च एथिक्स के साथ साथ अब ये लीगल ड्यूटी भी हो गई है दैट वट एवर यू आर टेकिंग दैट शुड नॉट कम under the similarity test, and if you are taking something from other then that should be duly acknowledged, आपको उसको duly acknowledge करना है। So this is the duty which we see as a legal duty as well as the ethical or moral duty. Now come to the fundamental duty. So fundamental duties are the duties which have been imposed over the citizens. अगर हम लीगल ड्यूटी की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हर सिटीजन के ऊपर लागू हो। उसमें जो लोग कंसर्न है, जैसे कंज्यूमर के केस में अगर हम कहें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी है कि वो जो भी सामान बाजार में बेचने के लिए उतारेगा, जो भी प्रोडक्ट उतारेगा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी अगर ठीक नहीं है तो मैन्युफैक्चरर जो है अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, और जो परचेजर है उसका राइट बनता है कि वो सही सामान बाजार से खरीदे। तो ये क्या है, अपने आप में ड्यूटी टूवर्ड्स कंज्यूमर। ये एक जनरल ड्यूटी नहीं है, जो खरीद रहा है जो बेच रहा है, ये उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी के बीच में। लेकिन जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, देन वी फाइंड दैट fundamental duties have been imposed over all the citizens of the country, and they owe these duties towards the nation. वो अपने नेशन के प्रति उनके ये कर्तव्य हैं। ये ए बी सी डी के प्रति कर्तव्य नहीं है, ये उनके नेशन के प्रति, उनके राष्ट्र जहाँ के वो सिटीजन हैं उसके प्रति उनके ये कर्तव्य हैं। एंड नॉट ओनली द नेशन बट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, बिकॉज when we will proceed to see as to what are the fundamental duties, then we'll find that constitution is also there. So these are the fundamental duties which the citizen owes not only towards the nation but towards the constitution also. Whereas legal duties, as I told you, is statutory and they are confined. इनकम टैक्स की ड्यूटी है, जो इनकम टैक्स पेयर हैं उन्हीं के लिए ड्यूटी है। जो इनकम टैक्स के लिमिट में आते ही नहीं है उनकी ड्यूटी नहीं हो सकती है कि वो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें, whatever, अगर वो उस कैटेगरी में नहीं आते। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैव ए वाइडर स्कोप, वाइडर इन द सेंस दैट एवरी नेशन इज ए कंपोजिट ऑफ द सिटीजन्स। नेशन किससे बनता है, हम सिटीजन से बनता है। तो उन सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्मली कुछ ड्यूटीज दिए गए हैं जिसकी हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। But if we see in the Indian context, we'll find that the duties are not a new concept in India, because we see that this duty has a very ancient concept. We can trace the secular ethos and we can trace the Indian culture, where the key concept of dharma and karma and such other values have been ingrained since time immemorial. हर किसी ने जाना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा कि ये कोई ड्यूटी हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। जो कर्तव्य करने वाली बात हम कह रहे हैं ये हमारे लिए नया नहीं है। जो हमारे इंडियन कल्चर है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारा जो कहना चाहिए जो सेक्युलर इथोस हैं हमारे, उन सब में धर्म और कर्म के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से मिले हुए हैं। This is an aspect of the human behavior. Duty is an aspect of the human behavior known as dharma. हमारा धर्म है, आपका धर्म है कि आप ये काम करेंगे. So this is a concept of the duty, and that you see has its origin from the Vedas also, from the religious commands, epics like Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata also. These all enshrine some of the duties which are considered to be the part of the dharma. धर्म का पार्ट है, उसको करना है। गीता में ही अगर आप देखें तो लॉर्ड कृष्णा का जो ऑर्डर था कि वन शुड डू वंस ड्यूटीज विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी फ्रूट्स, कि हम कर्म करते रहें और हमें फलों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो क्या था ये एब्सोल्यूट ड्यूटी, दैट वी हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटी, वी हैव टू डू आवर कर्म, हमें अपना कर्म करना चाहिए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्यूटी, सो ड्यूटी इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट फॉर इंडियन कल्चर, बट it is something which is already existing in our cultures, in our ethos, in our secularism, in our tradition, in our religion. हर किसी में हम देख सकते हैं कि ये सब चीजें हो रही थी, because we have a very glorious tradition of democracy,
सिंस एंशियंट टाइम। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट कि कौटिल्य का क्या था, कपिल वस्तु का क्या था, अशोका का सम्राट क्या था। हर जगह गण की व्यवस्था होती थी और ड्यूटी वहां पर होती थी। सो वी सी दैट द ओनली पॉइंट इज दैट ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स द पीपल दे हैव हैड द ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। उनको अपने ड्यूटीज करना, ड्यूटीज को परफॉर्म करना, उसको ड्यूटीज को निभाना एक ट्रेडिशन जैसा बन गया था। एंड सिंस टाइम इमेमोरियल दिस इंडिविजुअल्स कर्तव्य जो हम कह रहे हैं, जिसको कर्म कह रहे हैं या जिसको हम ड्यूटी कह रहे हैं, so they were performed by the citizens, they were performed by the persons towards the society, towards his or her own country, towards his or her parents. That was emphasized, वो सब चीजें emphasis की दी जाती थी बहुत पुराने समय से। and we see that ancient concept of the duty, that duty that is oriented therein was right is considered as ancillary to the duty, कि पहले आप अपना ड्यूटी को परफॉर्म करें तभी आपको राइट मिल जाएगा। समथिंग लाइक डिगिट, डिगिट इज ऑल्सो वन ऑफ द ज्यूरिस्ट एंड हिज फिलोसॉफी यू मस्ट हैव रेड that he belongs to the sociological school of law, and he says he thinks about the social solidarity, कि सॉलिडारिटी एक होनी चाहिए, एक लोगों के बीच में एक एकात्मकता होनी चाहिए। एंड देयर टू डू योर ड्यूटी इज ओनली द थिंग एंड द राइट विल फॉलो आफ्टरवर्ड्स। आप अपनी ड्यूटीज को करते जाइए, आप अपनी ड्यूटीज को निभाते जाइए, राइट्स तो अपने आप आते जाएंगे। सो दिस वाज हिज social solidarity concept, and that was also prevalent in India from the time immemorial, or from ancient time in our Indian culture. Everywhere in epics you see these were all full of these duties relations. Then coming forward, if we see during the freedom fight by the freedom fighters in India, because we all know that we were all under the slavery for more than 2 centuries by the under the Britishers slavery. उसके बाद जब फ्रीडम फाइटर के लिए हम देखते हैं तो दे ऑल्सो रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटीज। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने भी इस ड्यूटीज को अपना क्या इम्पोर्टेंस है उसको रियलाइज किया। एंड their participation in the freedom struggle was itself a duty. If they fought for the independence of the country, it was simply because they knew that the importance of duty is what they wanted, that whatever they are doing, that is for the, or whatever struggle, freedom struggle they are doing, that was itself a part of the duty। ये उनकी अपनी ड्यूटी थी, एक sacred duty कह लीजिए, एक pious duty, एक पवित्र ड्यूटी कह लीजिए। what for? That was inspired them to fight for the independence for emancipation of the motherland. We call them भारत माता। भारत माता को आजाद कराना है, ये हमारी ड्यूटी है। and that is seen in the freedom fighters or their struggle for the freedom from the slavery of the Britishers. So we see that the freedom fighters, they also realized the importance of the duties at that time. Then throughout the struggle of freedom, the concept of duty was very, very prominent in the minds of the freedom fighters. And Mahatma Gandhi ji always laid emphasis on the duty. He said that right is duty well performed. आपका right क्या है? अगर आपने अपनी duties को ठीक तरीके से निभा लिया है तो वही आपका right है, because right carries with it a corresponding obligation. For him the true source of right is duty. अगर आप right लेना चाहते हैं तो duty को perform करिए। And he was of the opinion that if we all discharge our duties, then a right will not be far away. हमारे से ज्यादा दूर नहीं जाएगा राइट। अगर हम अपनी ड्यूटीज को ठीक तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे, राइट्स हमारे पास खुद चले आएंगे। बट इफ विल गो फॉर द राइट्स, इफ विल रन आफ्टर द राइट्स, देन राइट्स विल एस्केप अस एंड विल हैव नथिंग इन आवर हैंड्स। हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा अगर हम राइट्स के पीछे ही दौड़ते रहेंगे। सो we have to perform our duties. So this was the opinion of Mahatma Gandhi ji, the father of nation, regarding duties, and he understood the importance of the duties, that duties come first and rights afterward. So we got the independence due to the duties well performed by the freedom fighters, and that also gave us the opportunity to make our own constitution. जब हम freedom fighters के duties जो उन्होंने अच्छे से निभाया,
उसके बाद हमें मौका मिला, हमें अवसर मिला, हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपने लिए स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं. But before going to the provisions of the Constitution of India regarding duties, it is also important that we must know the position of fundamental duties in the Constitution of the world, because it is also very necessary that when the Constitution of India was being drafted, जब बनाया जा रहा था, जो 1946 से लेके 1949 तक हमारा Constitution संविधान बनाया गया, which is said to be the supreme law of the land. तो उस समय बहुत सारे देशों में संविधान चल रहे थे, उनके अपने संविधान थे. तो वो बहुत सारे संविधानों को भी पढ़ा गया, उनको देखा गया, उनके जो अच्छे अच्छे प्रावधान थे उनको अपने संविधान में, भारत के संविधान में लाया भी गया. एंड दैट वाज आल्सो द टाइम व्हेन from the United Nations one declaration was made that is known as the Universal Declaration of Human Rights 1948 की एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी ह्यूमन राइट्स के लिए. तो उसमें राइट्स की ही बात कही गई थी ज़्यादातर, लेकिन एक ऐसा प्रावधान भी था उस ह्यूमन राइट्स में जो ड्यूटीज की बात करता था. सो वी सी द पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वी फाइंड दैट many of the countries they have the provisions of the fundamental duties in their constitution. चाहे वो जापान हो, चाहे वो युगोस्लाविया हो, चाइना हो, यूएसएसआर जो पुराना अनडिवाइडेड नाउ नोन एज रशिया. तो ये सारी जो थी कंट्रीज, इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज थी. हमने भी उन्हीं के संविधानों से कहीं ना कहीं कुछ कुछ हिस्से लेकर अपने यहाँ जो ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया. That is one of the important things, that we have not done something new or something unique. The Parliament of India has not done something unique. कुछ ऐसा अद्वितीय नहीं किया हमने कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, बल्कि वो कई संविधानों में, देश विदेश के संविधानों में उपलब्ध थी. उन्हीं को हमने देखा और उन्हीं के साथ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको भी डाला. So as you may be aware that the fundamental duties chapter was absent in the original constitution. फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि एक एंशियंट हमारा इंडियन कंसेप्ट रहा है, हमारा ट्रेडिशन रहा है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी जब हमारा संविधान बनाया गया 1950 का जो संविधान था, जो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए उसके कुछ प्रावधान, और पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से जब लागू किया गया, सो there were no provision for fundamental duties. Fundamental duties का कोई चैप्टर उसमें नहीं था. And it is important that when the constitution was being framed 46 to 949, at that time this universal declaration of human rights, Indian drafters or the constitutional authors or the fathers of the Indian constitution, किसी भी नाम से हम पुकार सकते हैं, उन लोगों ने यूडीएचआर के बहुत सारे जो प्रावधान से उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए. हमारे संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो सब यूडीएचआर के सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की तरीके से, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की तरीके से जो भी कुछ था वो हमने अपने संविधान में लिया. लेकिन यूडीएचआर में एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई थी आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में, which says that everyone has the duty to the community in which every person has the right to free and full development of his personality. तो ये जो ड्यूटी आर्टिकल 29(1) में यूडीएचआर में दी गई थी, इस ड्यूटी का कोई भी उल्लेख, कोई भी कहना चाहिए मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिला. एंड वी हैव द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसमें कहीं पर भी हम अगर देखें तो संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आई. द रीजन में भी क्यों नहीं आई, उसका रीजन ये हो सकता है कि वी हैड ए कॉन्स्टिट्यूशन विच रन्स ऑन सर्टेन वैल्यूज. हमारा जो संविधान था वो कुछ वैल्यूज पे, कुछ नियमों पे चल रहा था, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो ऑथर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, they were Indians, they were citizens, they have fought for the independence of the country. So they are aware that these are the duties which are ingrained in every citizen, जो हमारे में अपने आप में हैं, निहित हैं, तो हमें उसको पेन डाउन करने की आवश्यकता नहीं है.
हम उन ड्यूटीज को क्यों इसमें लिखें जो हम उसको फॉलो करते चले आ रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई यू सी when Indian Constitution was drafted, then it drafted for the sovereign democratic republic, and certain values were there. The values like justice था उसमें, liberty थी उसमें citizens की, उसमें equality की बात थी, उसमें fraternity की बात थी, उसमें dignity की बात थी, उसमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. तो ये इतनी बड़ी वैल्यूज थी जो द वेरी प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट दैट. जो संविधान की हमारी जो प्रियम्बल है उसमें अगर आप देखें तो ये सारे वैल्यूज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सब उसमें थे. अगर ये सारे वैल्यूज उसमें थे और ये सारे सिटीजन्स के लिए ये वैल्यूज उसमें थे, then you see that these values are required to be achieved, and this could be achieved only by the citizens. These ideals, these values, they cannot be achieved without the citizens of the country. अगर citizens उसमें participate नहीं करेंगे तो वो किस तरीके से achieve किया जाएगा. And for that citizens need to discharge their national obligations and duties. So it is known to everyone that there was no specific mention, as I told you, of the fundamental duties, but the citizens were not bound by any duty or obligation constitutionally. लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और उसके बाद से जो चीज़ें शुरू हुई, जो एक सत्ता की अभिलाषा शुरू हुई, या जो कह लीजिए कि पॉलिटिक्स की एक अपने खेल शुरू हुए संविधान के आ जाने के बाद से, या कहना चाहिए कि इंडिपेंडेंस के बाद से, तो ये जो वैल्यूज थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, डिग्निटी, ऑल दीज वैल्यूज, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, these were found to be absent in the citizens when it came for the performance of these type of the duties. And you see that because perhaps of this absence of the duties in the constitution, there became indiscipline among the society. Society में क्या हुआ, एक indiscipline शुरू हुआ, strikes, dharna, power grabbing, so all these things were started. After independence, you see, these things were started, and in mid 60s particularly, if you see, when regional political parties came into existence, and Congress party lost power in some of the states, particularly after 1967, during the third general elections. After that, you see that there were changes from in the governance on the center and the states. पहले क्या था, सेंटर में भी वही, स्टेट में भी वही. जब थर्ड जनरल इलेक्शन आया उसके बाद स्टेट में कुछ जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आ गए, उनके अपने गवर्नेंस हो गई, सेंटर में अलग गवर्नेंस थी. सो देयर वर सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दीज पार्टीज, एंड यू सी situation was so worse that the citizens had to experience the national emergency in 1975 June. Everybody must be knowing कि 1975 में जो एक नेशनल इमरजेंसी लग गई थी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस. इंटरनल डिस्टर्बेंस किसके द्वारा? सिटीजन्स के द्वारा. इंटरनल डिस्टर्बेंस क्यों? जो मैंने कहा, स्ट्राइक हो रहा है, धरना हो रहा है, पावर ग्रैबलिंग की चीजें चल रही हैं, इन सब चीजों से बचने के लिए ये कह सकते हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का करते हुए 1975 में इमरजेंसी लागू की गई. एंड दिस वाज द पीरियड when the incorporation of the fundamental duties in the constitution was a significant demand. एक डिमांड हुई कि किस तरीके से संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया जाए, उसको इंसर्ट किया जाए, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए. And it was realized that with only emphasis on the fundamental rights without duties, it has become detrimental for the country. कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई स्थिति हो गई है कि हर कोई अपने राइट्स के पीछे दौड़ रहा है, कोई ड्यूटीज की बात नहीं कर रहा है. तो ड्यूटीज होनी चाहिए, और ये डिमांड आई कि इस तरीके की ड्यूटीज जो है हमारे संविधान का भी हिस्सा होना चाहिए, जैसा कि दूसरे देशों के संविधान का है. मैंने अभी आपको बताया, चाइना का था, यूगोस्लाविया का था, जापान का था, रशिया का था, और भी जो नए कॉन्स्टिट्यूशंस आए उनमें भी सभी में फंडामेंटल ड्यूटीज के कहीं ना कहीं कंसेप्ट थे. बल्कि कुछ संविधान तो ऐसे हैं कि जहां पहले ड्यूटीज हैं, बाद में फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर भी एक मांग हुई इस इमरजेंसी के दौरान, जो 1975 से 1977 के दौरान इमरजेंसी थी. नीड एंड नेसेसिटी वाज फेल्ट
during this emergency period that there must be a provision for the fundamental duties in the Constitution of India also. So the then law minister, it was H.R. Gokhale, he insisted on the possibility of introducing a chapter in the on the fundamental duties in the Constitution. उन्होंने सोचा कि हाँ एक चैप्टर जो है एक पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज का संविधान का हिस्सा बनाया जा सकता है एंड फॉर दैट All India Congress Committee also recommended the inclusion of this chapter on the fundamental duties and obligations. And the Congress president then appointed one committee, Sardar Swan Singh committee, for making the provisions and proposals for enacting the fundamental duties and to make it a part of the Constitution of India. So, Swan Singh committee, the other members of the committee were A.R. Antule Roy and C.M. Stephen. So, this committee was just to make the recommendations about the duties, fundamental duties. ये जो कमेटी बनाई गई इसको क्या करना था कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में अपने प्रपोजल्स दें, रिकमेंडेशन दें, उसको किस तरीके से संविधान का हिस्सा बनाया जाए, इस पर उस कमेटी को विचार विमर्श करके अपना प्रपोजल देना था, रिकमेंडेशंस देने थे. So for making these recommendations, the committee has invited the bar associations of the Supreme Court, the bar associations of and bar councils of high courts, various high courts of the country, and they have all sent their representatives for viewing the proposal of this committee. जो भी कमेटी ने प्रपोजल्स बनाने थे उन सब के लिए इन्होंने इनवाइट किया और एक छोटा मोटा नहीं बड़े लेवल पर इन सब चीज़ों को इनवाइट किया गया. द सुप्रीम कोर्ट बार, ऑल इंडिया बार, बार काउंसिल ऑफ सेवरल हाई कोर्ट्स, दे ऑल रेस्पॉन्डेड टू द इन्विटेशन. जिन जिनको इनवाइट किया गया था वो सभी ने इस पर रेस्पॉन्ड किया. And the representatives of all the bar councils, whether it's the Supreme Court Bar Council or the State High Courts Bar Council, they all met. वो सब मिले और मई 1976 में ये सब चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया जाए. उस पर बहुत कहना चाहिए एक विशाल चर्चा हुई. And there were free and frank discussions on different aspects and implications or repercussions on the proposal of the committee. कि जो कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज का अपना प्रपोजल बनाया था उस पर बहुत खुली चर्चा हुई. उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे लागू करने के, क्या उसके इम्प्लीकेशंस होंगे, कैसे इसको लागू किया जाएगा, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे उन सब पर बहुत ही चर्चा हुई. और बार काउंसिल्स के अलावा अगर देखा जाए तो लॉ कमीशन के मेंबर थे पी.के. त्रिपाठी, वो आए. उसमें महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल थे रामाराव आदि, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया. और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस कमेटी के उसमें डिस्कशन में हिस्सा लिया. Just to see the proposal of the committee of Sardar Swan Singh on the fundamental duties. और इस प्रपोजल पे अगर देखा जाए तो बहुत एक विशाल एक वाइड नोटिस भी इसका दिया गया. that was in press, that was in public forums, and several newspapers also commented on them for as their special articles were published. Editorial board, they have also written editorially कि फंडामेंटल ड्यूटीज पे काम हो रहा है, ये प्रपोजल आए हैं सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के, हमारे संविधान का हिस्सा होने जा रहे हैं. इस पे एडिटोरियल लिखे गए, इस पे स्पेशल आर्टिकल्स पब्लिश हुए. एक वाइड कहना चाहिए एक पब्लिक इंफॉर्मेशन तरीके से, आई मीन टू से दैट ए वाइड इंफॉर्मेशन एंड publicity was made before final incorporation of fundamental duties in the Constitution of India. And as a response of this wide information, a large number of written memoranda and opinions, they all have been received from the individuals, professional bodies, NGOs. जितने भी लोगों को पता चला कि फंडामेंटल ड्यूटीज पे कुछ इनकॉर्पोरेट होने जा रहा है संविधान में, तो उन्होंने इसके रेस्पॉन्स में अपने सजेशंस भी दिए. अपने कुछ जो उनको प्रॉब्लम थी, उनको कहीं कोई इशू थे, तो उस पे हर विषय पे उन लोगों ने अपनी अपनी बातें कही. एंड all these suggestions, all the proposals, all the opinions of various persons of the larger public at large, that all has been given proper attention and careful thought by the committee or Sardar Swan Singh committee to incorporate and finalize their proposal for the incorporation of fundamental duties in the Constitution of India.
So the discussions with the members of the parliament and the representatives of the bar council members were also proved to be very, very significant, and they have greatly assisted the committee in clarifying its own thoughts and views. हर किसी ने अपने अपने विचारों को रखा, and they have influenced the committee to some extent in modifying some of its earlier tentative proposal. तो जो कुछ proposal बनाए थे उसमें कुछ changes भी किए गए, जितने लोगों ने suggestions दिए उनको incorporate किया गया, and the original proposal of Sardar Swan Singh committee, they recommended 8 fundamental duties for incorporation in the constitution. उन्होंने 8 fundamental duties की बात कही थी, and basically these fundamental duties were first of all to uphold the sovereignty of the country, sovereignty of India, and the function in a way so that it has to strengthen the unity and integrity of India, because this was the time, 1976 was the time when the unity and integrity of India, integrity particularly of India, that was very much in conflict. So that needs certain solution, उसको वो solution चाहिए था. तो जो पहली ड्यूटी रखी गई वो किसकी रखी गई? एक तो सॉवरेंटी ऑफ इंडिया की रखी गई, और दूसरा उसके साथ साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की रखी गई. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? कुछ हाथ उठ रहा है? दीपक कुमार मंडल, दीपक कुमार मंडल जी, he has left the meeting. Okay. So this was the first duty, that the sovereignty of India that has to be strengthened, and at the same time unity and integrity of India is to be taken care of. This was the first duty suggested, proposed by the Swan Singh committee. Then to abide by the constitution and the laws of the nation, कि हमारा जो संविधान है या जो हमारे कानून है उसका ठीक तरीके से पालन हो, उसको रेस्पेक्ट किया जाए, ये भी एक ड्यूटी होनी चाहिए. Then to respect every democratic institution, जो हमारे democratic institutions हैं, चाहे वो जुडिशियरी है, पार्लियामेंट है या हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, उन सब का ठीक तरीके से उनको रेस्पेक्ट की जाए. सो दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द ड्यूटी. देन कम्युनलिज्म जो है उसको किसी भी तरीके से बढ़ावा ना दिया जाए, उसको रिफ्यूज़ किया जाए, उसको डिनाई किया जाए इन एनी फॉर्म. किसी भी तरीके का अगर कम्युनलिज्म आता है तो उसको रोका जाए. दिस वॉज वन ऑफ द ड्यूटी प्रपोज्ड बाय द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी. देन another duty which he has recommended, the committee has recommended, is that to render the national services whenever it is required to do so, because India has seen earlier the national emergency during the this China war, and otherwise also कि national services में कहाँ कहाँ ज़रूरत हो सकती है, national interest में कहाँ ज़रूरत हो सकती है, तो वहाँ पर सिटीजन्स की क्या ड्यूटी होंगी उसको इंडिया को डिफेंड करने के लिए. तो ये अपने आप में बहुत आवश्यक है, और सिटीजन्स की ये ड्यूटी होगी कि जब जब उनको राष्ट्र की सेवा के लिए ज़रूरत पड़े तो उनको इंडिया को डिफेंड करने के लिए ज़रूरत पड़े तो वो अपना आगे आए. Then to assist and cooperate in implementing the directive principles of the state policy, which speaks about the promoting of the common good of the nation. कि अगर हम देखते हैं कि हमारा जो देश है, we all know that we are a country which is very very diversified. We are a nation where we see that no two persons are equal. So various type of the diversities are there, चाहे वो language को लेकर हो, चाहे वो religion को लेकर हो, चाहे वो caste creed को लेकर हो, चाहे वो geographical situations को लेकर हो. Different types of the diversities are here in India. Economic diversities भी हैं, social diversities भी हैं. So how to give them, how to subserve from the interest of the social and economic justice to all. So this cooperation and the common good of the nation, to promote the common good, this was also one of the duty proposed by this committee. Then importantly, the committee has also proposed that the duty of the citizens to pay the taxes as is required by the laws of the land. And this is the duty which is there in the Japanese constitution. जापान के constitution में कि जो citizens हैं अगर वो tax payer हैं तो उनको tax pay करना is a constitutional duty, a fundamental duty there. So similarly, the proposal of the committee also was to pay the taxes as is required by the laws of the land. And the last and the eighth duty which was proposed by this committee was to safeguard and to protect the public properties, and not to do anything that may either cause destruction or damage or the property or some violence like things.
तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी डैमेज ना किया जाए, उसको सेफगार्ड करे हर कोई व्यक्ति, उसको माने कि ये हमारी संपत्ति है, हमारी अपनी संपत्ति है। जैसे हम अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं वैसे ही राष्ट्र की संपत्ति की भी रक्षा करेंगे। तो ये सब तो उदाहरण हमारे नज़रों में रहते ही हैं, और न पहले कभी ख़त्म हुए थे, और आज भी आप देखें कि किस तरीके से राष्ट्र की संपत्ति के साथ नुकसान किया जाता है। राष्ट्र की संपत्ति सिर्फ यही नहीं है कि ट्रेन जला दी, बस जला दी, बल्कि अगर पानी का टैप खुला हुआ है, अगर हम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि टैप खुला है और पानी बह रहा है, अगर हम उसको बंद नहीं कर रहे हैं तो ये भी हमारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है। अगर कोई लाइट जली हुई है और हम वहां से पास हो जा रहे हैं और हम उसको बंद कर सकते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है, तो ये भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। सो दीज आर दी थिंग्स विच आर टू बी सेफ गार्डेड एंड विच हैव बीन प्रपोज्ड by Sardar Swan Singh committee. And some of the duties which have been proposed by Swan Singh committee were also including that the citizens are to be penalized and punished by the non-compliance with the or the refusal of this duty. अगर कोई इस duties को नहीं मानता है या इसको फॉलो नहीं करता है, कंप्लाई नहीं करता है, तो उसको पेनलाइज भी किया जाए, उसको पनिश भी किया जाए, पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बनाए। तो एक ये प्रपोजल भी था उस कमेटी का। और साथ ही साथ जो पनिशमेंट एंड पेनाल्टी जो पार्लियामेंट अगर डिसाइड करती है तो उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में भी कोई ग्राउंड बना के सामने ना रखा जाए कि इससे उनका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। इस तरीके का प्रपोजल भी इस कमेटी का था। एंड एट द सेम टाइम the duty to pay tax, as I told you, these were the recommendations. However, when we find the Indian constitution as, as the real purpose for the incorporation of duties, that was to bring the norms forward, which is due to the course, many changes have taken place during the political regime in the center and the state. So the then Prime Minister who has appointed this committee, Sardar Swan Singh committee, also Mrs. Indira Gandhi, she has observed that if people only kept the fundamental duties in their mind, then very soon we'll have a peaceful and friendly revolution. हम एक अच्छा कह सकते हैं पीसफुल और एक फ्रेंडली बिहेवियर और उनका एक रेवोल्यूशन हम दिखाई दे सकता है अगर लोग अपनी केवल फंडामेंटल ड्यूटीज को ही दिमाग में रखेंगे। So this Sardar Swan Singh committee, which has proposed and given 8 duties, those were again considered in the parliament, and by 42nd constitutional amendment in the year 1976, they have added to the constitution a new part known as part 4A in the constitution. एक फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 है। उस पार्ट 4 के बाद एक नया पार्ट जोड़ा गया इस 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, जिसको कि पार्ट 4A कहते हैं। और उस पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया पूरा आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 51A में जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई थी। So we see that by incorporating the fundamental duties in the Constitution of India, the Parliament has done something which is, you see, is a great jurisprudential lacunae which was existing, that has been completed by introducing the fundamental duties in the Constitution. Because law is not merely right alone, but it is the real right of the man in the society to do his duties. As I told you, David has also said, and various authors were of the opinion that rights and duties are to be done together. They are correlative, or if there is a right, there is a corresponding duty also. So now after 42nd amendment to the Constitution, we find that in India, the rights and duties concept has been properly in the Constitution of India. So when we talk about the Indian Constitution, Part 4A, then it was added by 42nd Amendment, as I told you, and only one article. This Part 4A is consisting of only one article. केवल एक article है जिसको हम कहते हैं 51A. And that 51A is consisting of various clauses, sub clauses. उसके बहुत सारे sub clauses हैं। 10 duties जो आई थी, it prescribed 10 fundamental duties for every citizen of India. And by 86th amendment in 2002, one more duty has been added, and that duty is not directly towards the citizen of the country, but towards the parents and the guardians. That has been inserted, and now we have 11 fundamental duties.
जब हमारा 42nd अमेंडमेंट आया उससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। उसके बाद 86th अमेंडमेंट आया 2002 में, उससे हमारे को एक और ड्यूटी उसमें जुड़ गई। वो जो ड्यूटी 11th ड्यूटी जुड़ी वो पेरेंट्स और गार्जियन के लिए थी, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन एंड टुवर्ड्स द वार्ड्स of these guardians, just that is the duty to send them to the schools, that is related to the education. So coming to these fundamental duties, I would like, before entering into the duties, that if there is any question which I have discussed with you till now, then I can proceed for the fundamental duties as to what exactly are